हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। लेट्स स्टार्ट डूबना इन शिनलैंड की थर्ड पार्ट की दुनिया। कंपनसेशन का पैसा आ चुका था, लेकिन यांग हुआ के पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो लुयो के रेस्टोरेंट का प्रॉफिट का वेट करे। बस अब और झेलना उसके बस की बात नहीं थी। उसने डिसाइड कर लिया, ना आप सपने ना एक्सपेक्टेशंस। वो सीधा गाड़ी चलाकर डेजर्ट में बने हुए फैंसी हाई एंड रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। टॉर्च, पेट्रोल सब रेडी किया और एक ही बार में पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा दी। उसने सिर्फ लुइयो की प्रॉपर्टी नहीं जलाई, बल्कि अपने उस पुराने वर्जन को भी जला दिया जो सक्सेस के सपने देख देख के रियल लाइफ में सर पे खून लगा बैठा था। थोड़ी देर में ही उसको लुइयो के लोगों ने पकड़ लिया। लुइयो गुस्से से अपना जलता हुआ सपना देख रहा था। आगे बढ़कर उसने यांग हुआ को जोर से थप्पड़ मारा। अब से हमारा हिसाब बराबर, समझा? आज के बाद ना तो पानी ना मैं पानी, कोई किसी का कुछ नहीं। लगभग 2 लाख का आसपास का टोटल पैसा लुइयो ने एक ठंडे लफ्ज से ऐसे ही जीरो कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो वापस अंदर गया। लीडर गेस्ट के साथ ग्लासेस क्लिंक करके फ्यूचर प्रोजेक्ट की बड़ी बड़ी प्लानिंग करने लगा, जैसे अभी अभी उसके सामने कुछ भी ना जला हो। लेकिन यांग हुआ का दिल अब चुप रहने वाला नहीं था। वो अब वापस गया, पूरे टेंट एरिया में पेट्रोल डाला और एक एक करके सारे कैंप्स को आग लगा दी। सुनसान डेजर्ट में यहाँ आग का समान नजर आ रहा था। सुनसान डेजर्ट में ये आग आसमान तक थी है। रात के अंधेरा एकदम दिन की रोशनी जैसा लगने लगता है। ये आग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जला रही, ये उस सिस्टम, उस जुल्म, उस बेइंसाफी के खिलाफ यांग हुआ का पहला सीधा जवाब था। इसने सिर्फ डेजर्ट मून रेस्टोरेंट नहीं जलाया, बल्कि उस बेचारे दबे कुचले हर वक्त झेलने वाले यांग हुआ को भी मार दिया और जन्म दिया एक नए पागल लेकिन अंदर से आजाद इंसान को। वो तूफान की तरह डेजर्ट के बीच दौड़ने लगता है। मुंह से एक अजीब से टूटे हुए इंसान वाली हंसी निकलती रहती है। उसको याद आता है वो मोमेंट जब लुइयो ने उसको भीख की तरह 100 युआन दे के भगा दिया था। उसको याद आती है ससुर सास की तंज भरी बातें, बीवी की ठंडी तोड़ देने वाली नजर और वो वेवे जो सिर्फ एक फोन के चक्कर में लोन के जाल में फंस गई, जिसको सिस्टम ने इस हद तक धकेल दिया कि उसने अपनी जान ले ली। इस भड़कती हुई आग के सामने उसको अचानक फील होता है उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इसी के साथ वो पहली दफा बहुत फ्री होता है, बिल्कुल आजाद, एक आजाद परिंदे की तरह। वो सारे रोल, अच्छा दामाद, सक्सेसफुल मर्द, सही हस्बैंड जो उसकी गर्दन में बोझ बने हुए थे, आज इस आग में जलकर राख हो चुके हैं। फिर वो एक और डिसीजन लेता है। मोबाइल उठाता है, पुलिस का नंबर डायल करता है। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले सिटी हॉस्पिटल के बाहर जिस लड़की ने सुसाइड की थी, मुझे पता है उसे किसने इस हद तक पहुंचाया। उसको पता है इस फोन के बाद उसका पैसा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके दिल के अंदर पहली दफा एक अजीब सा जीत का एहसास होता है। आज उसने यांग हुआ को हरा दिया जो सिर्फ चुप रहता था, गाली खा के भी सर झुका लेता था, जिसको सब बेवकूफ, लूजर, निकम्मा बोलते थे। इसी वक्त दूसरी साइड मियाओ वे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख रही होती है और फोन में यांग हुआ का पुराना प्रपोजल वीडियो प्ले कर रही होती है। वो डिसाइड करती है कि अब पास से फाइनल गुड बाय का टाइम आ गया है। वो अपने कॉलेज वाले फर्स्ट लव को कॉल करके कहती है, हमने लास्ट बार मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं और मेरे हस्बैंड का बेबी आने वाला है, अब तुम मुझे मैसेज मत करना और ना मेरी लाइफ डिस्टर्ब करना। असल में उसने कभी भी अपने यूनि वाले दोस्त के साथ फिजिकल मीटिंग नहीं की, बस यूनि डेज में उसके लिए थोड़ा सा फीलिंग था, इसलिए आज तक कंफ्यूजन में थी कि क्या सच में मैं उसे छोड़ पाई हूँ कि नहीं। और जो बेबी उसके पेट में है वो भी असल में यांग हुआ का ही है। उसने प्लान किया था कि उस रात झगड़े से पहले वो अपने पुराने प्यार को हमेशा के लिए छोड़ देगी और हस्बैंड को प्रेगनेंसी की खुशखबरी देगी। लेकिन उस दिन जो टूट फूट झगड़ा चिल्लाना हुआ, उसमें सब उल्टा हो गया। इधर यांग हुआ को भी एक अजीब तरीके से प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। घर वापस आते हुए उसकी सास का फोन आता है और वो बताती है कि म्याओ वे प्रेग्नेंट है। ये न्यूज असल में तो खुशी का सिग्नल थी, लेकिन यांग हुआ का दिमाग और ज्यादा कंफ्यूजन में चला गया। उसको याद आती है वो रिकॉर्डिंग, उसकी वाइफ का उसके एक्स के साथ सॉफ्ट टोन में बात करना, और याद आती है अपनी बीवी की हर बार की दूरी, हर झूठ, गुड नाइट। फोन कट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में लाख सवाल, क्योंकि वो श्योर ही नहीं कि ये बच्चा उसका है या फिर उसकी बीवी के लवर का। नेक्स्ट मॉर्निंग वो म्याओ वे को कॉल करता है, बहाना बनाते हुए, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, चलो उसी माउंटेन टॉप पे चलते हैं जहाँ हमने कभी फ्यूचर के सपने देखे थे, वही जगह, वही 2 लोग। लेकिन बीच में इतनी दूरी की जैसे पूरा गुहाए आ गया हो। आज वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन स्ट्रेंजर से भी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। यांग हुआ माउंटेन टॉप से फाइनली सब कुछ कन्फेस करता है कि कैसे उसने डायनासोर पार्क में 2 लाख युआन जैसे पैसे डाल दिए, कैसे प्रोजेक्ट क्रैश हुआ, कैसे कंपनसेशन लुइयो ने खा लिया और कैसे अब बैंक घर भी हाथ से ले जाने वाला है। वो टोटली कॉर्नर्ड है, कैसे कोई रास्ता नहीं बचा। वो लगभग रोती हुई आवाज में कहता है, एक बार सिर्फ अपने पापा से मेरी तरफ से बात कर लो, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं सब ठीक कर लूंगा। म्याओ वे का पेशेंट यहाँ ब्रेक हो जाता है, अभी तक मेरे पापा ने कम हेल्प की है तुम्हारी, अभी भी उनके पास मुंह लेके जाना है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो अब उनके सामने तुम्हारा नाम लेने से
भी डरती हूँ। तुम्हें आइडिया है तुमने क्या हालत बना दी? यांग हुआ बोलता है, मैं भी तो इसी घर के लिए ही कर रहा था। मैं भी तो यही चाह रहा था कि हमारे पास पैसा हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि रिजल्ट ऐसे निकलेगा। म्याऊं वे चिल्लाती है, तुमने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि तुम बिजनेसमैन बनोगे? तुम्हें वो कैपेसिटी थी? अब सब बर्बाद करके खुश हो? सेटिस्फाइड हो ना आप? गुस्से, थकन, डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई म्याऊं वे आखिर वो लफ्ज बोल देती है जो किसी भी शादी के लिए डेथ सेंटेंस होता है, डाइवोर्स। गरीबी में शादी मुश्किल हो जाती है वाला डायलॉग अब इन दोनों की रियल लाइफ का जजमेंट बन चुका था। कितना भी स्ट्रॉन्ग प्यार हो, जब उसको बार बार पैसे, तंज और ईगो से रोला जाए तो वो आखिर में सिर्फ और सिर्फ जख्म ही बच जाते हैं। पहाड़ से वापस आते वक्त कार के अंदर इतनी हैवी साइलेंस है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यंग हुआ डाउट और गुस्से में बेबी का टॉपिक छेड़ देता है। उसको लगता है कि वाइफ का ठंडा बिहेवियर इसलिए है कि उनके ये बच्चा उसका नहीं है और इसीलिए उसने प्रेगनेंसी छुपाई है। म्याऊं वे बोलती है, मैं तुम्हें बताती तो कर क्या लेते तुम खुद इस बच्चे को पाल सकते हो? कौन पाल सकता है फिर? इस पे म्याऊं वे करिए, तुम किसी और से पिलवाना चाहते हो? बताओ फिर। यंग हुआ, ये क्या बोल रही हो तुम? आगे से वो बोलती है, सीधा बोल दो तुम्हारा मतलब क्या है? यंग हुआ कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर करो। वो आगे से कहती है कि बच्चा तुम्हारा ही अगर होता तो मैं तुम्हें क्यों ना बताती। आगे से वो कहता है, तुम्हें लगता है मैं इंसान नहीं हूँ? म्याऊं वे कहती है, जो तुमने किया है वो इंसान नहीं करते, जानवर हो तुम। यंग हुआ का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है, सीधा बता ये बच्चा किसका है? आगे से कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जाओ डॉक्टर के पास और उससे पूछो। आखिर वो 4 लफ्ज निकल ही आते हैं, नहीं है तुम्हारा ये बच्चा। ये वर्ड सालों से जमे हुए सारे दुख, गुस्सा, बेइज्जती एक साथ ब्लास्ट कर देते हैं। जो कुछ वो अब तक झेलता आ रहा था, ये एक लाइन जैसे सब पे लास्ट टाइम बन जाती है। वो सारी नेगेटिविटी, सेल्फ हेट, बेइज्जती, सबका पॉइजन अब एक पॉइंट पे आके एक्सप्लोड करता है और एक ट्विस्टेड बदले की सोच में वो अपनी ही बीवी के अगेंस्ट स्टीयरिंग घुमा देता है। एक जोर का झटका, म्याऊं वे कार से टकरा के पहाड़ी के किनारे से घूमती हुई नीचे गिरती है। पहाड़ से गिरते हुए बॉडी की आवाज, पहाड़ पे लगने की हैवी थोड़ सब हवा में गूंजता रहता है। कार रुक जाती है। यांग हुआ के अंदर का सब कुछ जैम हो जाता है, रोना चाहता है लेकिन आंसू भी नहीं आ रहे। वो खुद से पूछता है कि आखिर मैं बन क्या गया हूँ? मैं तो सिर्फ यही प्रूव करना चाहता था कि मैं तो निकम्मा नहीं हूँ। मैं तो बस ये चाहता था कि फैमिली अच्छे से जी सके, लेकिन एक एक डिसीजन उसको ऐसे ट्रैक पे ले गया जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे खाई में धक्का दे रहा हो। अब वो बॉटम पे आ चुका है। ये वो स्टेज है जहाँ इंसान न किया हुआ सब देखता है और खुद से नफरत भी करता है। वो बीवी से भी नफरत है, उसकी कोल्डनेस से भी, अपने आप की कमजोरी से भी। जो उसने म्याऊं वे के साथ किया वो सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी तोड़ने जैसा था। रिस्पेक्ट वापस लाने का सपना देखा था, लेकिन बदले में खुद को क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया। गुस्से में वो शायद कुछ पल के लिए शैतान बन गया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वही पुराना इंसान अभी भी जिंदा था। एंड में वो पुलिस को कॉल करता है और सब कुछ कन्फेस करता है। टाइम पे एम्बुलेंस आ जाती है, म्याऊं वे की जान बच जाती है। नाइट स्काई में एम्बुलेंस का सायरन बजता है। सीन में हल्का सा होप है लेकिन हवा में दर्द ज्यादा है। अब यहाँ से मूवी खुद अपने कैरेक्टर्स का हिसाब करने लगती है और मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाती हूँ। यंग हुआ जन्म से बुरा नहीं था, उसकी ट्रेजेडी की रूट उसकी बहुत सेंसिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट है। ससुर का तंज, वाइफ का डिस्टेंस, क्लास का डिफरेंस, ये सब मिलके उसको ये प्रूव करने पे मजबूर करते हैं कि मैं भी कोई हूँ। ये डिजायर गलत नहीं था, गलत था उसका शॉर्टकट, फेक प्रोजेक्ट, सब कुछ दाव पे लगा देना, लोन के पीछे भागते भागते इतना कॉम्प्रोमाइज कर देना कि एक इनोसेंट लड़की को भी डेट की वजह से एज पे ले आया और उसने अपनी जान दे दी। रेस्टोरेंट जलाना, कार से वाइफ को हिट कर देना, ये उसकी तबाही का रोड मैप बन गया। वो बिल्कुल उस मुसाफिर जैसा हो गया जो डेजर्ट में धोखे को ओरिजिनल समझता है। दूर से शाइन करता सपना लेकिन एक्चुअली में क्विक सैंड निकला। म्याऊं वे भी एक डिमेंशनल विक्टिम नहीं है। रिच फैमिली में पैदा हुई, हस्बैंड से प्यार है, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर के डर और सेल्फ डाउट को कभी समझ ही ना पाई। लूजर, वेस्ट, तुम्हारे पास स्किल कोई नहीं जैसे लव उसकी ऑलरेडी फ्रेजाइल ईगो को बार बार काट देते हैं। वो हमेशा ससुर के पैसे का जिक्र करके डिफरेंस रिमाइंड करवाती रहती थी। जब रिलेशनशिप खराब हुआ तो वो भी ओपन टॉक करने की बजाय अपने पास क्रश के साथ इमोशनली चिपक गई। उसका एटीट्यूड, उसकी कोल्डनेस जैसे हर दिन छोटे छोटे नाइफ से यांग हुआ के दिल को काट रही थी। यही छोटे छोटे कट मिलके ब्लास्ट बन गए। बाकी कैरेक्टर्स भी सिंपल नहीं है। लुयो बिल्कुल सेल्फिश इंसान है और बहुत ही धोखेबाज इंसान है। दोस्ती के बिल्कुल लाइक नहीं है। दोस्त का ट्रस्ट उसने बिजनेस फील्ड बना दिया। कंपेंसेशन खा गया। लड़की की डेथ से भी कोई फर्क ना पड़ा और कहा हमारी कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं। उसका कोल्ड एक्शन ही प्रूव करता है कि पैसा उसके लिए इंसान से ज्यादा कीमती है। विवे की डेथ लोन इंडस्ट्री के गंदे चेहरे को एक्सपोज करती है और यंग जनरेशन का सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए महंगे फोन के लिए इतना बड़ा कदम उठाना, उसका टूटना यंग हुआ के लिए भी लास्ट ड्रॉप बन जाता है और ऑडियंस के लिए भी हैवी मोमेंट। वह हमें किसी एक को विलन बोलकर खत्म नहीं करता, ये हमें एक वार्निंग देता है। फिल्म बस इतना कह रही है कि अपना रास्ता खोजो, अंदर की रोशनी जिंदा रखो, ताकि ना तुम डिजायर के पीछे अंदर हो जाओ ना रियलिटी तुम्हें तोड़कर जानवर बना दे। ये खत्म होती है इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे उस मूवी का नेम कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी के लिए बाय बाय।